गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो चैतन्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें मैं आगे टॉपिक को डिस्कस तो नहीं करूँगा। पार्ट 4 में जो बच गए थे टॉपिक उसको डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मैंने 3 टॉपिक की बात की थी वो टॉपिक बहुत ही लेंदी था और अप्रोक्स मैं वो टॉपिक को क्लियर करता एक वीडियो में तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती। इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया हूँ 2 पार्ट में। तो पार्ट 4 में जो 3 टॉपिक डिस्कस करने की बात की थी हमने, उसको पार्ट 5 में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और यह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ताकि आप अपने सिलेबस को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, ये दोस्तों फ्रैंकल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने दी थी। क्योंकि जानते हैं कुछ नाम जो अजीब लगते हैं, मतलब ब्रिटिश टाइप लगता है, तो वो उसके साइंटिस्ट के नाम पर ही रख दिया जाता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट यानी फ्रैंकल दोष फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने ही दी थी 1930 में। तो क्या है, आयनिक क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है। यह दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रैंकल दोष क्या है। आप वीडियो को पॉज करके इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि सपोज कोई मेरा एक ठोस है, कोई मेरा क्या है ठोस है, जिसमें आयंस क्या हो गए भरे हुए हैं, जिसमें आयंस एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ए मेरा पॉजिटिव है एंड बी क्या है निगेटिव है। 2 तरह के आयंस इसमें। अब इस तरह से इसमें भरे हुए हैं। यह दोष तब उत्पन्न होता है दोस्तों जब कोई धन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी, देखिए दोस्तों ये सब जो जगह है जो खाली आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अंतराकाशी रिक्तिका। तो जब कोई आयंस अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा, तब जो दोष उत्पन्न होंगे दोस्तों, यह क्या होंगे फ्रैंकल दोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फ्रैंकल दोष कहलाएंगे। इसमें तो ना कोई कण बाहर जा रहा है और ना बाहर से कोई कण आ रहा है, ना तो कोई कण बाहर जा रहा है और ना कोई कण आ रहा है। तो इसमें तो न जा रहा है और न आ रहा है, तो इसकी उदासीनता क्या होगी, बनी रहेगी। मतलब देखिए, जितने सपोज इसमें 10 A प्लस है तो 10 A माइनस होगा, 15 A प्लस है तो 15 B माइनस होगा, मतलब 10 धन आयन है तो 10 ऋण आयन होगा। जब दोष उत्पन्न हो गए मतलब कि ये अपने जगह को छोड़कर कहाँ गया, अंतराकाशी जगह पे आ गया, तो दोष तो उत्पन्न हो गए, लेकिन अभी भी धन आयन भी उतना ही है और ऋण आयन भी उतना ही है। ये ना ही कोई बाहर गया है ना कोई बाहर से अंदर आया है। ठीक है, तो धन आयन और ऋण आयन बराबर है, मतलब परमाणु उसी तरह उदासीन होगा और ना ही इसका घनत्व तो बढ़ेगा और ना घटेगा। क्योंकि दोस्तों ये अंतराकाशी जगह में चला गया, तो परमाणु से बाहर तो नहीं गया है, तो परमाणु से बाहर नहीं गया है तो ना ही इसका घनत्व तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। क्योंकि परमाणु से बाहर जाता तो घनत्व तो घट जाता, और कोई दूसरा आयन इसमें आके भर जाता तो क्या होता था, बढ़ जाता। तो ना इसमें बाहर से आ रहा है ना यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ना ही इसका घनत्व तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, घनत्व तो इसका अपरिवर्तित रहेगा। दूसरी बात उदासीनता की, तो इसमें आयंस भले ही अपने छिद्र से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने धन आयन है उतने ही ऋण आयन है, इसलिए परमाणु उदासीन रहेगा। आप शॉर्टकी दोष में भी देख सकते हैं। शॉर्टकी दोष जो था, इसमें क्या हुआ, एक जोड़ा
धन आयन तथा ऋण आयन दोनों साथ में निकल गए। अब दोनों साथ में निकलने की वजह से इसका घनत्व कम हो गया। इसका घनत्व क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि पहले से जो था अब उतना कण नहीं है, क्योंकि एक जोड़ा निकल गया है। लेकिन अभी भी परमाणु उदासीन है, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस दोनों साथ साथ निकला है। तो अगर इसमें 10 धन आयन और 10 ऋण आयन थे तो 1 धन आयन 1 ऋण आयन निकल गया, तो इसमें कितने बचे? 9 धन आयन और 9 ऋण आयन। तो परमाणु उदासीन हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रैंकल दोष। तो चलिए, इनके फ्रैंकल दोष के कारण कुछ अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं। वो अवधारणाएं क्या हैं? तो पहला अवधारणा है कि फ्रैंकल दोष एक रूप से अंतराकाशी दोष है। दोस्तों, अंतराकाशी दोष क्यों है? क्योंकि फ्रैंकल दोष में जो धन आयन है वो अपने अंतराकाशी जगह पे चले जाते हैं, इसलिए अंतराकाशी दोष है। दूसरा, सामान्यतः यह दोष धन आयनों द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनका आकार ऋण आयनों से छोटा होता है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि जो फ्रैंकल दोष है वो सिर्फ धन आयन से उत्पन्न होगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, धन आयन का जो आकार होता है छोटा होता है, ऋण आयन का आकार बड़ा होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं और धन आयन में इलेक्ट्रॉन उल्टा निकल जाते हैं। आप 11th चैप्टर में ऐसे भी पढ़े होंगे कि धन आयन हमेशा छोटा होता है एज कम्पेयर टू ऋण आयन। ऋण आयन के मुकाबले धन आयन छोटा ही होता है। तो धन आयन ही सिर्फ निकलते हैं। इस दूसरे पॉइंट को आप गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो फ्रैंकल दोष है सिर्फ धन आयन से उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि धन आयन क्या होता है? छोटा होता है, और छोटा होता है तो अंतराकाशी जगहों में फिट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अंतराकाशी जगह में आसानी से फिट हो जाएगा। लेकिन जब ऋण आयन की बात आती है तो ऋण आयन का आकार बड़ा होता है। हो सकता है कि अंतराकाशी जगह में इतना जगह हो ही नहीं कि ऋण आयन को वो फिट कर पाए। हो सकता है कि ऋण आयन का अंतराकाशी का जो आकार है वो इतना ज्यादा ना हो कि ऋण आयन को फिट कर पाए। इसीलिए ये सिर्फ धन आयन के कारण उत्पन्न होता है। क्रिस्टल में आवेश उदासीन होते हैं, मैं पहले बताया, क्योंकि इनके धन आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता। इसका घनत्व तो एक समान रहता है, मैं बता चुका। छिद्रों की संख्या बढ़ने से अस्थायित्व बढ़ता है। दोस्तों, जब छिद्र की संख्या बढ़ जाती है, जैसे अभी मैंने चित्र में दिखाया कि सिर्फ एक धन आयन निकला, हो सकता है 2-3 धन आयन निकलेंगे, तो इसका अस्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार के क्रिस्टल में आयनों के समीप आ जाने से परावैद्युतांक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोमेट्रिक दोष। अब है नेक्स्ट हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब इसमें दोस्तों आप जानिएगा कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष किस तरह से होते हैं, तभी आप स्टोइकियोमेट्रिक दोष से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वे यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते। स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करना दोस्तों मतलब कि उनमें आयनों का अनुपात, जो मैं स्टोइकियोमेट्री में बताया कि आयन जो उनके मूलानुपाती सूत्र है और उनके जो आयन के अनुपात है उनके बराबर होते हैं। तो इसमें जो इनमें जो स्थिर अनुपात का नियम है उनका नियम यह पालन नहीं करते हैं। जैसे जल हमेशा 1:8 में बनता है, तो इसमें जो ठोस होंगे, इन ठोस को बनने के लिए जो भी नियम होंगे उस नियम को पालन नहीं करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल लेकर, जैसे कि मेरा C6H6 है बेंजीन, इसमें जो स्थिर अनुपात का नियम है कितना, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1, चाहे ऐसे बोल सकते हैं कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6:6 यानी 1:1 का अनुपात। जब ये ठोस बनाए जाते हैं तो इस ठोस बनने में स्थिर अनुपात का कोई नियम लागू नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, ये किस तरह का ये दोष उत्पन्न होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप समझिएगा। आप जब समझ जाएंगे मैं आपको समझा दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। आप वीडियो पूरा देखते रहिएगा। वे यौगिक जो स्थिर अनुपात का नियम का पालन नहीं करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ZrH92, BHO 0.56, NiO, FeO, CO2S इत्यादि, ये सब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक है।
इस यौगिक को बोर्थोलाइट भी कहते हैं। आप थोड़ा सा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि बोर्थोलाइट और कोई नहीं नॉन स्टोइकोमेट्रिक यौगिक है। ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धातु अधिक की दोष और एक अतिरिक्त धनायन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी दूसरा ये है धन आयन अभाव दोष। क्या है दोस्तों? धन आयन अभाव दोष। मतलब कि जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष है वो 2 प्रकार के, धातु अधिक दोष और दूसरा धन आयन अभाव दोष। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा धातु अधिक दोष। तो ये दोष कैसा है दोस्तों? तो चलिए समझते हैं दोस्तों। ये दोष भी कुछ उसी तरह से है जो मैं पीछे अभी वीडियो में बताया था। एक्चुअली वही तो नहीं है, लेकिन कुछ समझने में उसी तरह से है। तो चलिए दोस्तों, ये किस तरह से होता है। सब धातु अधिक दोष को भी 2 तरह से मैं बताऊंगा। पहला दोष क्या होगा, आप इस तरह से सब नोट्स कर लीजिएगा। पहला दोष क्या होगा दोस्तों कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो धन आयन और ऋण आयन होंगे, जो धन आयन और ऋण आयन अपने जगह पे व्यवस्थित होंगे, उसमें से एक ऋण आयन जगह से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अपने स्थान से बाहर निकल जाएगा। उसके जगह पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन आकर इसमें भर जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक ऋण आयन अपने जगह से बाहर निकल जाएगा और उसके जगह पे एक इलेक्ट्रॉन उसके जगह पे आके भर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से एक्चुअली ऋण आयन की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ऋण आयन की जगह क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऋण आयन और इलेक्ट्रॉन में बहुत फर्क है दोस्तों, बहुत फर्क है। तो आया तो चार्ज बराबर करने के लिए आया तो, लेकिन उस तरह से बराबर नहीं कर पाया। तो फिर यहाँ पर कैसा दोष उत्पन्न हुआ? धातु अधिक दोष उत्पन्न हुआ। कैसा दोष उत्पन्न हुआ दोस्तों? धातु अधिक दोष। ये ऋण आयन का स्थान लेने के लिए इलेक्ट्रॉन आया, ऋण आयन का स्थान लेने के लिए इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन यहाँ पर धातु की जो व्यवस्था है उसको क्या किया? धातु की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, अनियंत्रित कर दिया, जिसके कारण इसमें दोष उत्पन्न। ठीक है, दूसरा किस तरह से हो सकता है दोस्तों कि सपोज ये कोई मेरा धातु का अरेंजमेंट था, धातु में जो परमाणु हैं, परमाणु के आयंस ही हैं, उसके जो व्यवस्थित है, इसमें क्या हुआ कि एक धन आयन इसके रिक्तिका में, अंतराकाशीय रिक्तिका में आगे भर गया। अब धन आयन को क्या करने के लिए, उदासीन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। एक धन आयन आया तो एक निगेटिव चार्ज भी आएगा, तो ऋण आयन की जगह क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे अभी इसमें देख रहे थे कि ऋण आयन हट गया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आ गया, ताकि इनकी उदासीनता बरकरार रहे। उसी तरह एक धन आयन इसके अंतराकाशीय जगह पे आया तो ऋण आयन की जगह क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके जो व्यवस्था क्या हो गया? अनिश्चित हो गई। अनिश्चित की वजह होने की वजह से इसमें दोष उत्पन्न हो गए, और ऐसे दोष क्या कहलाते हैं? धातु अधिक के दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? धातु अधिक दोष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों धातु अभाव दोष। यह दोष तभी उत्पन्न होते हैं जब धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या कम हो। यह दोष तभी उत्पन्न होता है दोस्तों जब धन आयन अधिक हो और ऋण आयन क्या हो, धन आयन कम हो और ऋण आयन अधिक हो। मतलब धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या से क्या हो? कम हो। मतलब धन आयन कम हो और ऋण आयन अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या है कि इस दोष में क्या होंगे कि धन आयन क्या होंगे दोस्तों? धन आयन अपने जगह से निकल जाएंगे, चाहे 2 निकल जाए चाहे 4 निकल जाए, चाहे 2 निकल जाए चाहे 4 निकल जाए। तो इस ठोस में आप देखिए दोस्तों कि धन आयन और ऋण आयन क्या हुए? धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान पर क्या थे दोस्तों? व्यवस्थित थे। क्या थे? अपने स्थान पर व्यवस्थित थे। व्यवस्थित होने की वजह से इनमें अभी तक जो गुण था वो कैसा था? आदर्श धन आयन की, आदर्श ठोस की तरह था। लेकिन जब यहाँ से 2 धन आयन क्या हो गए? निकल गए। आप देखिए NaCl, तब Na तब Cl, मतलब दोनों जगह से जो निकला, दोनों जगह से क्या निकल गया?
Na+ निकल गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों जगह से Na+ निकल गया, तो मतलब 2 Na+ रिक्त स्थान को छोड़कर चले गए। अब 2 Na+ निकल गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या हुआ, एक ही परमाणु, क्या हुआ, एक ही परमाणु Sr का जिस पर 2 धन आयन चार्ज है वो एक जगह में जाकर भर गया, एक जगह में जाकर भर गया। तो इसमें जो आवेश है वो तो बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 धन आयन निकल गया था, तो 2 धन आयन की कमी हो गई, तो 2 धन आयन को कमी को पूरा करने के लिए Sr2+ आकर क्या हुआ, यहाँ पर आकर भर गया। तो परमाणु की उदासीनता क्या हो गई, बरकरार हो गई, मतलब नहीं इस पर कोई भी आवेश ज्यादा और न कम नहीं हुआ, मतलब ये इसमें आवेश क्या हो गए, बराबर हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खाली जगह छूट गया, एक खाली जगह छूट गया, मतलब इसमें क्या आ गए, एक रिक्तिका आ गई, एक छिद्र हो गया, जिसके कारण क्या हो गए, दोष उत्पन्न हो गए। अगर इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण में आप जैसी आते हैं तैसी समझते हैं चालक, उच्चालक और अर्धचालक, क्योंकि कोई भी ठोस विद्युतीय गुण तभी कर पाएगा जब उसमें चालकता गुण हो, तभी तो कर पाएगा, कितना चालक है कितना चालक नहीं है, ठीक है। तो इस गुण के बारे में भी हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण है चालक, कंडक्टर। आप जानते हैं चालक क्या होते हैं, अभी तक 10th क्लास में आप यही पढ़ रहे होंगे कि वह ठोस, चाहे वह ठोस जो विद्युत का प्रवाह आसानी से होने दे, उत्तम चालक कहलाते हैं। तो हमारे 12th में हम इसको किस तरह से बोलेंगे, कोई डाटा अच्छी तरह से चालक होने का क्या मतलब है, मतलब वह ठोस जो विद्युत का प्रवाह आसानी से होने दे। अब कैसे हम बता पाएंगे कि कौन आसानी से होगा कौन आसानी से नहीं होगा, आसान से होने दे ये एक कहना उचित नहीं है, उसको उचित बनाने के लिए हमें उसको डाटा देना पड़ेगा। तो वह डाटा क्या है दोस्तों, वह ठोस जिसकी चालकता बहुत अधिक हो, अर्थात जिनका चालकता परास 10⁴ से 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच हो। मतलब ऐसा ठोस जिसका जो चालकता परास है, जो जिसकी चालकता 10⁴ ओम प्रति ओम प्रति मीटर से लेकर 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच हो, तब ऐसे चालक उत्तम चालक की श्रेणी में आते हैं। कैसे श्रेणी में आता है दोस्तों, उत्तम चालक की श्रेणी में। और जिसका चालकता 10⁻7 के करीब हो वो तो अति उत्तम में आते हैं, वो तो अति उत्तम चालक के श्रेणी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चालकता में क्या बताएंगे, आप तो बताएंगे ही जो आसानी से प्रवाह होने दे, बट डाटा भी आपको बताना होगा 10⁻4 से लेकर 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, विद्युत रोधी मतलब उच्चालक, मतलब जिनका चालकता प्रवाह जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाह नहीं हो पाए। अब आसानी से मतलब कितना, इसको डाटा के साथ बताना है, तो कैसे बताएंगे, जिनका चालकता प्रवाह 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻−10, 10⁻−20 से लेकर 10⁻−10 प्रति ओम प्रति मीटर के बीच हो, ऐसे चालक को कुचालक कहते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, रबड़, गंधक इत्यादि कुचालक हैं, आप जानते हैं। अर्धचालक जिनका चालकता प्रवाह कहाँ हो, कुचालक तथा चालकता के बीच हो। जैसे हमने देखा कि इसका 10⁻4 और इधर 10⁻−10, यानी -10⁻−10 से लेकर 10⁻−5 तक, -6 तक, बीच में कोई डाटा नहीं है। तो वही डाटा 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक, 10⁻6 से लेकर 10⁻4 तक जिनका चालकता परास हो प्रति ओम प्रति मीटर, वैसे चालक अर्धचालक कहलाते हैं। और 0 केल्विन पर इनकी चालकता 0 होती है। 0 केल्विन पर इसकी चालकता इसलिए 0 होती है
दोस्तों, क्योंकि इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी निम्न ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। धातुओं में विद्युत का चालन, मतलब धातु में विद्युत का चालन किस तरह से होता है। तो चालकों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन तथा आयनों द्वारा गमन होता है। धात्विक चालक पहले संवर में इलेक्ट्रॉन और विद्युत अपघटक पिछले संवर में आयनों से। आप जानते हैं दोस्तों कि जो धातु होते हैं, धातु में दो तरह से चालक होते हैं। जैसे मैं बात करूं एल्युमिनियम की, क्या बात करूं, एक एल्युमिनियम से बने धातु की, और एक बात करूं NaCl से बने धातु की। दो तरह से धातु है, सॉरी NaCl नहीं, क्योंकि NaCl तो एक यौगिक हो गया, ये अलग चीज है। जैसे बात करता हूँ एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम में अगर हम विद्युत का प्रवाह करें तो इसमें विद्युत का प्रवाह किसकी वजह से होगा, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। लेकिन जब हम इस धातु को क्या करते दोस्तों, क्या करते हैं, पिघलाते हैं, गलित अवस्था में लाते हैं। तो गलित अवस्था में इसमें आयंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे दोस्तों। तो धातु में जो चालक का गुण आएगा वो गुण आएगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन और आयनों की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन और आयनों की वजह से। धातु ठोस एवं गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। चाहे तो धातु ठोस अवस्था में हो, चाहे धातु गलित अवस्था में, पिघला हुआ अवस्था में, दोनों अवस्था में धातु चालन करते हैं। धातु की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। धातु की चालकता निर्भर करती है कि उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है कि कोई, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी नाभिक के बाहर जितने भी कोष बने होते हैं, उस कोष में बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कक्ष में, उस बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है दोस्तों, सभी क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब किस धातु के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, इसके आधार पर उसमें क्या आती है, चालकता आती है। जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे, मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और उसकी चालकता अधिक होगी। ठीक है, तो चालकता की बात करते हैं तो जितने धातु के जो चालकता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। धातु परमाणुओं के परमाणु कक्ष में आणविक कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। यह बैंड आंशिक रूप से भरा होता है और यह उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता का बैंड अतिव्यापन करता है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मैं एक फिगर के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक कक्षक है, जैसे यह एक कक्षक है, आंशिक रूप से पूरित बैंड, ये धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये एक क्या किए, एक आंशिक रूप से बैंड बनाए। मतलब कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हुए, आधा जो दिख रहा है दोस्तों ब्लू कलर का, वो बैंड है। क्या है, बैंड है, आंशिक रूप से बैंड बनाए। अब हमें चालन करना है। क्या करना है दोस्तों, चालन करना है। तो चालन करने के लिए ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे चालन करता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। आ जाने की वजह से उस धातु में जो इलेक्ट्रॉन्स है आसानी से विद्युत को पास करा देता है, आसानी को विद्युत को पास करा देता है। क्योंकि ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का बना बैंड है। अब ये बैंड एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से धातु में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। लेकिन अचालक जिसकी बात करते हैं, जिसमें कोई चालकता गुण नहीं हो, कुचालक की बात करते हैं। ये जो चालन बैंड है और ये जो पूरित बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। मतलब इनका जो ऊर्जा स्तर है और इनका जो ऊर्जा स्तर है, दोनों का ऊर्जा स्तर बहुत अधिक होता है, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ होते हैं।
असमर्थ होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, और नहीं होने देते हैं जिनके कारण ये इस तरह के जो धातु होते हैं, इस तरह के जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, धातु नहीं कहेंगे दोस्तों, इस तरह के जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब अर्धचालक की बात करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों से भरा बैंड है, जो बैंड बना, और जो चालक बैंड है, जो खाली बैंड है, इनके जो बीच का जो जगह होता है वो बहुत ही कम होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फांग कर इसमें लांग कर चले जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लांग कर चला गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कुछ इलेक्ट्रॉन गए, अब इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से कुछ न कुछ विद्युत का चालन करता है, तो इसीलिए कुछ न कुछ विद्युत का चालन करता है, इसीलिए अर्धचालक कहलाते हैं। क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो कम होता है, इसीलिए अर्धचालक के कम होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ही जा पाते हैं, जिनके कारण बहुत कम चालन होता है। कुचालक में बहुत ज्यादा अधिक दूरी होता है। चालन बैंड जिसमें हमको चालन करना है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भेजना है, और जो मेरे जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, इनके बीच की दूरी अधिक होती है, जिनके कारण इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाते हैं। अब जब पास नहीं कर पाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन ही पास नहीं करेंगे तो विद्युत का प्रवाह होगा कैसे? इसीलिए ये कुचालक विद्युत का प्रवाह नहीं करते। और चालक में ये जो बैंड होता है एक दूसरे पर क्या होता है, जुड़ा होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जिसके कारण विद्युत का चालन हो जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अर्धचालक में विद्युत का चालन कैसे होता है? अर्धचालक में संयोजक बैंड, जो मैंने आपको अभी फिगर में दिखाने की कोशिश किया था, अर्धचालक में आप पीछे से देख सकते हैं, चालक बैंड का अंतराल क्या होता है, बहुत कम होता है। चालक बैंड का अंतराल क्या होता है, बहुत कम होता है, जिनके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन लांग कर चले जाते हैं और अल्पचालक दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जैसे आप ताप बढ़ाइएगा अर्धचालक में, तो विद्युत का चालकता बढ़ती जाएगी, क्योंकि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फांगना स्टार्ट कर देंगे। फिगर को आप देखिए, फिगर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह फांगना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉनों से भरा बैंड है, और ये मेरा दूसरा खाली बैंड है। तो कम जगह होने की वजह से जैसे आप ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी दोस्तों, ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे मैं ये एक दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, जिसको खाली चालक बैंड है। जैसे आप ताप बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से आ जा सकेंगे, और आज जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन बैंड में जा सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसे नैन अर्धचालक कहते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को कैसा अर्धचालक बोलते हैं दोस्तों, नैन अर्धचालक। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ठोसों के चुंबकीय गुण। अब दोस्तों ठोस में किसी न किसी में जितने भी ठोस होते हैं उसमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुण होता ही होता है। अब किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो, वो मैटर करता है, लेकिन कुछ न कुछ चुंबकीय गुण आता ही आता है। तो सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। यह गुण इलेक्ट्रॉन के घूर्णन तथा चक्रण के कारण होते हैं। यह परमाणु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चुंबक की तरह काम करता है। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे दोस्तों कि जो नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, आप जानते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। तो दो तरह की गति करता है। जैसे पृथ्वी गति करता है ना, तो पृथ्वी सूर्य की जब गति करता है, तो सपोज ये क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है, सूर्य है। तो जब पृथ्वी सूर्य की गति करता है तो पृथ्वी में कितने तरह के घूर्णन होते हैं, दो तरह के घूर्णन होते हैं। एक घूर्णन तो ये होता है परिक्रमण जिसको बोलते हैं, और एक घूर्णन क्या होता है, वो अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता रहता है। उसी तरह सेम इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन एक तो चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन खुद अपने अक्ष पर घूमता है। तो एक परिक्रमण के कारण, आप जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह गति करने लगती है तो उसमें दो तरह के फील्ड जनरेट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड।
इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, आप 12 के फिजिक्स पार्ट 1 में भी पढ़े हुए हैं, 12 के फिजिक्स में भी पढ़ने वाले होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से दो तरह से जनरेट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो घूमने के कारण इनमें क्या होता है, चुंबकीय गुण आता है। तो इलेक्ट्रॉन एक तो चक्रण गति करता है, दूसरा घूर्णन गति करता है, दो गति करता है। और इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह गमन करने से, घूर्णन करने से इसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण आते ही आते हैं, जिनकी वजह से ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यह दोस्तों इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए जो चुंबकीय गुण भी आता है वो भी बहुत छोटा होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण बहुत ही कम होता है, इसे बोर मैग्नेट्रॉन द्वारा सूचित किया जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चुंबक तो पाया गया दोस्तों, वो कितना था, 9.27 × 10⁻⁻24 एमीटर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकत्व का, बोर मैग्नेट्रॉन के चुंबकत्व गुण का क्या बोलते हैं, यूनिट है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि किसी भी पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। वह गुण आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन घूर्णन करना बंद कर देगा तो चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो पदार्थों में उनके 5 पदार्थों को उनके चुंबकीय गुण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लौ चुंबकीय, चौथा प्रतिलौ चुंबकीय, पांचवा क्या है, फेरी चुंबकीय। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अनुचुंबकीय ठोस, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, वे अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। मतलब ऐसा ठोस जिसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो कम आकर्षण दिखाते हैं, ऐसे ठोस अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। यह गुण क्या कहलाता है, अनुचुंबक कहलाता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। अयुग्मित युग्म की वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं दोस्तों। अगर युग्मित होता तो आकर्षित नहीं होते। यह ठोस चुंबकीय ठोस की अनुपस्थिति में अपना गुण खो देते हैं। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र से इस ठोस को हटा दें तो इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे ठोस अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रतिचुंबकीय ठोस, ऐसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं दोस्तों। अनुचुंबकीय ठोस आकर्षित करता है, बट ये क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है दोस्तों। प्रतिकर्षण मीन्स दूर भेजना। तो ऐसे ठोस प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। इनके सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों, युग्मित अवस्था में होते हैं। इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब युग्मित होता है, सब जुड़ा हुआ होता है। अतः एक इलेक्ट्रॉन द्वारा चुंबकीय आघूर्ण का प्रभाव विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त हो जाता है। यह गुण क्या कहलाता है, प्रतिचुंबक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लौ चुंबकीय ठोस, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। मतलब ऐसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाए, चुंबक के नजदीक ले जाए तो बहुत अधिक आकर्षण बल हो, बहुत प्रबल से आकर्षण करते हैं, लौ चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी चुंबक ग्रहण कर लेता है। जब दोस्तों लौ चुंबकीय ठोस को आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देंगे तो यह ठोस भी चुंबकीय ठोस बन जाता है। मतलब इसमें चुंबकत्व गुण आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों लौ चुंबकीय ठोस से अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, और यह चुंबक ठोस अवस्था में अलग अलग खंडों में टूट जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, डोमेन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रतिलौ चुंबकीय। इन ठोसों की संरचना लौ चुंबकीय की समान होती है। कैसी होती है दोस्तों, लौ चुंबकीय के समान होती है। अयुग्मित ठोस, इन ठोसों की संरचना लौ चुंबकीय की समान होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं परंतु डोमेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जिनसे चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाती है। दोस्तों ये
लौ चुंबकीय जैसा ही होता है, परंतु इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे दोस्तों मैं फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि 1 मिनट, आप देख रहे होंगे कि पहला जो रो है वो क्या दिखाता है, लौ चुंबकीय। दोस्तों इसमें ये एरो किसे डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को। आप देख रहे हैं इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी क्या है, अयुग्मित है। मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक साथ क्या हो, युग्मित हो, मतलब नीचे की है और भी एरो हो। इसमें कोई ऐसा मतलब कि सर्कल है जिसमें 2 एरो हो, नहीं, सभी में 1 एरो है। मतलब कि इसमें कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अगर 2 एरो होता, 1 एरो ऊपर 1 एरो नीचे, तो हम बोल सकते थे कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो लौ चुंबकीय में दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी अयुग्मित होते हैं और सभी एक ही दिशा में होते हैं। सभी क्या होते हैं दोस्तों, एक ही दिशा में होते हैं। लेकिन दूसरा रो जो दिख रहा है आपको प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय में क्या है, 1 एरो, ये भी दोस्तों क्या है कि अयुग्मित है, ये भी अयुग्मित है। लेकिन दोस्तों इसमें 1 एरो ऊपर है, 1 एरो नीचे है, 1 ऊपर एरो 1 एरो नीचे है। मतलब ये क्या दिखाता है कि ये तो अयुग्मित है, लेकिन इनका जो डोमेन है, जो इनका डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में है। 1 ऊपर तो 1 नीचे, फिर 1 ऊपर तो 1 नीचे। ठीक है, जिनके कारण इनका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। और नेक्स्ट है, आप फेरी चुंबकीय में देख सकते हैं कि अनियमित रूप से क्या है, कभी 2 है, कभी 1 है, कभी 1 है। मतलब कि कोई एक नियमित रूप से नहीं है। इनका डोमेन एक दूसरे के, तीसरा जो फेरी चुंबकीय है, इनका डोमेन तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, लेकिन एक नियमित रूप से नहीं है। कभी 2 ऊपर दिशा में है तो 1 नीचे दिशा में है, फिर 1 ऊपर, फिर 1 नीचे, कोई एक सिस्टम से नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चुंबकीय क्या कहलाते हैं, फेरी चुंबकीय कहलाते हैं। तो प्रति चुंबकीय आप देख रहे होंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डोमेन में एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाती है। यह गुण प्रति लौ चुंबकत्व कहलाती है, जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों फेरी चुंबकीय। इन ठोसों की संरचना लौ चुंबकीय की समान होती है। जैसे कि मैं फिगर में दिखाया था कि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो डोमेन होता है वो विपरीत परंतु असमान होता है। पहले में 2 ठो, फिर 1 ठो नीचे, 2 एरो ऊपर, 1 एरो नीचे, फिर 1 ऊपर, मतलब एक कोई सिस्टम से नहीं, अनियमित रूप से इनका डोमेन, मतलब इनका जो डोमेन होता है अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है। कभी 2 एरो ऊपर, कभी 1 नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर नीचे, कोई एक सिस्टम से नहीं होता है। इसलिए इसे लौ चुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र कम आकर्षित होता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये फिगर में, इसमें जो आपका फेरी चुंबकीय जो C नंबर में है, इसमें 2 ऊपर है, 1 नीचे, फिर 1 ऊपर 1 नीचे। तो 1 ऊपर 1 नीचे, यहाँ से चुंबकीय गुण निरस्त हो गया, फिर यहाँ से चुंबकीय गुण निरस्त हो गया। अब ये जो 2 ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर होने की वजह से ये क्या करते हैं, आकर्षण शो करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, लेकिन करते हैं। लेकिन आप लौ चुंबकीय जो ए नंबर में दिखाया गया, इसमें सभी क्या है, ऊपर की ओर, इनका डोमेन सभी एक दिशा में, जिनके कारण इनका आकर्षण प्रबल दिशा में होता है। ठीक है, तो फेरी चुंबकीय क्या देखे कि 2 ऊपर है, फिर 1 नीचे, फिर 1 ऊपर 1 नीचे, तो 1 ऊपर 1 नीचे मिलकर निरस्त हो गया। जो 2 ऊपर दिखा रहे हैं वही गुण आपको शो करता है चुंबकत्व की ओर। ठीक है, तो ऐसे गुण, ऐसे लौ चुंबकीय के पदार्थों को फेरी चुंबकत्व कहते हैं, जैसे MgFe2O4, ZnFe2O4। ओके दोस्तों, तो आज हमारा केमिस्ट्री का जो जितने भी टॉपिक थे वो सभी खत्म हो गए हैं। मैं यह आशा करता हूँ कि मैं जितना भी टॉपिक इसमें कवर किया हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों इस टॉपिक पर बहुत ही मेहनत किया हूँ, और आप जितना इस टॉपिक पर मेहनत करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो दोस्तों
लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा आपके YouTube में सबसे पहले पहुंच जाएगा। आपके नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे आप तक। जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाएंगे और आप घर बैठे बैठे अपने कोर्स को पूरा करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।